तो टॉप स्टोरी में आज हम बिहार की बात करेंगे, उस बिहार की जहां की कानून व्यवस्था के लिए अगस्त 1997 में हाई कोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। तब आरजेडी का राज हुआ करता था। लालू और राबड़ी के बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए तो सुशासन के दावे किए गए। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। साल बीतते गए, चुनाव होते गए, लेकिन आरजेडी का जंगल राज चुनावी मुद्दा बना रहा। अब एक बार फिर बिहार में चुनाव है, लेकिन जंगल राज के आरोप में अब नीतीश कुमार पर उनके सुशासन पर आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों की वजह से पिछले 3 दिनों में हुई 9 हत्या है। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक और सिवान से लेकर नालंदा तक अपराधियों ने आतंक मचाया हुआ है। तो आइए एक नजर देखते हैं कि 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक बिहार में कहां-कहां अपराधियों ने तांडव मचाया। 3 दिन में 9 मर्डर, गोलीकांड से थर्राया हुआ है बिहार। 6 जुलाई यानी कि कल पटना में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। 6 जुलाई यानी कि नालंदा में डबल मर्डर की भी खबर आई। यहां पर बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच संघर्ष हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को 2 लोगों को घर में घुसकर गोली मार दी। 6 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में रोजगार सेवक की चाकू से हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को ही मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हुई, युवक की हत्या इस दौरान कर दी गई। 4 जुलाई को आपको याद होगा पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। और 4 जुलाई को ही सिवान से ट्रिपल मर्डर की भी खबर आई। 2 गुटों में तलवारबाजी हुई और 3 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव सर पर है। इस चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दांव आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का सवाल आज सबसे बड़ा चुनावी दांव बन चुका है। 3 दिन के अंदर 9 हत्याएं हो चुकी हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो क्या इस बार कानून व्यवस्था बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा? पटना में 2, नालंदा में 2, मोतिहारी में 1, मुजफ्फरपुर में और सीवान में 3, यानी 3 दिन के भीतर कुल 9 मर्डर के बाद सवाल ये है कि क्या बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा ही छाया रहेगा? देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। हमारे गोली चली, क्या हुआ? एक खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है, और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। क्या इन आंसुओं का एक एक कतरा तय करेगा कि बिहार के चुनाव में क्या होगा? जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है और उन पर सभी कार्रवाई की जा रही है। आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है, और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है, और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। ये 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक नालंदा में डबल मर्डर हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ बच्चों के बीच कहासुनी का मामला इतना बढ़ा कि गोली चलने लगी।
इसमें एक पक्ष की एक 20 साल की लड़की को गोली लगी तो दूसरे पक्ष के 16 साल के लड़के को, दोनों को सिर में गोली मारी गई। आनन फानन में दोनों का अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी तस्वीर पटना की है। पटना में 3 दिन के भीतर ही 2 हत्याएं हो जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता की डूबती हनक की तरफ इशारा करती है। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि दानापुर कांड हो गया। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के रहने वाले और लेखनगर में स्कूल चलाने वाले अजीत कुमार यादव की रविवार देर रात को डीएवी खगौल के पास बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही अजीत कुमार यादव अपनी स्कूटी से पहुंचे, उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हर अपराध के लिए अदालतें हैं, कानून व्यवस्था है, लेकिन अपराधियों की ये जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो किसी राज्य की कानून व्यवस्था को अपनी गोलियों से लहूलुहान कर दें। कानून व्यवस्था संभालने वालों को लगता है कि सब ठीक कर देंगे। पटना, नालंदा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर से लेकर सीवान तक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लालू यादव और राबड़ी देवी सरकार को जंगल राज की दुहाई देकर नीतीश कुमार ने 20 साल पहले बिहार पर हुकूमत करना शुरू किया था, क्या वही जंगल राज अब उनकी सरकार के सिर पर ही नाश नहीं रहा है? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का पहले ये पोस्ट पढ़िए। पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव। कहीं कोई किसी की सुनने वाला नहीं। आप नीतीश कुमार के पोस्ट में मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव वाली लाइन पर ध्यान दीजिए। अचेत मुख्यमंत्री। विपक्ष के सबसे बड़े नेता के आरोप से साफ है कि विपक्ष अगले चुनाव में इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा। रविवार को ही तेजस्वी यादव ने बिहार की स्थिति और नीतीश की सरकार को नया जंगल राज कहा था, यानी अगले चुनाव में जंगल राज की गूंज सुनाई पड़ेगी। दरअसल जंगल राज का सवाल ऐसा है कि लोकप्रिय सरकार भी उसके प्रहार को झेल नहीं पाती। 1995 में लालू यादव ने बिहार में सबसे शानदार जीत के साथ सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बिहार में चारा घोटाला की जांच शुरू हुई और लालू को इस्तीफा देना पड़ा। राबड़ी देवी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती गई। नतीजा ये हुआ कि 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बहुमत नहीं मिला और उसे कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाना पड़ा। 2005 के मार्च में चुनाव हुआ तो वही आरजेडी अब कांग्रेस के समर्थन से भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रह गई, जबकि सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी। लेकिन नवंबर में हुए चुनाव में जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन गई और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। राबड़ी देवी की सरकार के पतन का अहम कारण खराब कानून व्यवस्था माना गया था, जिसे जंगल राज का नाम मिला। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की ऐसी छवि बनाई जिससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता चला गया और 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी को 23 सीटों पर समेट दिया था। लेकिन अब लगातार खराब होती कानून व्यवस्था के साए में विपक्ष को लगता है कि वो अगले चुनाव में नीतीश को मात दे देगा। करीब 9 जिलों में कल हिंसा हुई है और उसके पहले खेमका जी जो उद्योगपति थे और उनकी हत्या हुई। 2018 में उनके बेटे की हत्या हुई और कोई दिन ऐसा लागा नहीं जाता है जब बिहार के किसी न किसी ज़िले में हत्या, रेप, फिरौती या डकैती इस तरह की घटना नहीं होती। तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। नीतीश कुमार की सेहत इस लायक नहीं है, वो तमाम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, अफसरों पर पूरी तरह निर्भर हैं। तो बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। क्या सरकार में नहीं है, वो केंद्र में मंत्री हैं, इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए। अभी बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है। अभी गोपाल खेमका जी जिनकी हत्या, बर्बर हत्या हुई, उसकी ठीक बाद अलग अलग जिलों में घटना हो रही है। मेरा मानना है कि जो तेजस्वी जी ने कहा भी, बिहार चला कौन रहा है या चल भी रहा है या नहीं। रूल ऑफ लॉ के बदले रूल ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलिटी ये इस्टेब्लिश हो चुकी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ एनडीए में शामिल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी अपनी ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश सरकार के मंत्री संतोष सुमन। संतोष जी केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी के बेटे हैं, एनडीए के सहयोगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं और बिहार में मंत्री भी हैं। शुक्रिया आपने वक्त निकाला है। राजनीतिक विरोधी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही संतोष जी कि 3 दिन में 9 हत्याएं, बिहार की जनता परेशान है, एक तरह से तनाव है पूरे राज्य में कि हो क्या रहा है। जी, निश्चित तौर पर जो घटनाएं घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग की पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है। लेकिन इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी घटना इधर घट रही है उसमें सरकार पूरी तरह से जो दोषी है उसके पकड़ने में तत्पर है और पकड़ा भी रहे हैं, उनको कार्रवाई भी, सज़ा भी हो रही है। कोई भी अपराधी घटना का अंजाम दे करके बच नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। बिहार में रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ आप कह रहे हैं पटना में 2 जो भी संतोष जी आप रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं, अगर रूल ऑफ लॉ में पटना में 2 हत्याएं, नालंदा में 2 हत्याएं, मोतिहारी में 1, मुजफ्फरपुर में 1, सिवान में 3, तो रूल ऑफ लॉ तो काम नहीं कर रहा है। ये तो बेमानी अगर आप कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ है वहां। नहीं, एकदम रूल ऑफ लॉ है। मैं बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी घटना घटी है, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारा प्रशासन सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और आप देखे हैं कि छापेमारी हो रही है, किस तरह से कनेक्शन निकाले जा रहे हैं और बहुत जल्द उन लोग पकड़ाएंगे और कुछ लोग पकड़ाए भी हैं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी के लिए जाने जाते हैं, सुशासन के लिए जाने जाते हैं। बिहार को जिस तरह से जंगल राज से बाहर को लेकर जो सहयोगी कुछ लोग आप सहयोगी हैं, आप सहयोगी हैं सरकार के, ऐसे में जो बाकी 2 सहयोगी है वो तो कल खुलेआम आकर सवाल उठाने लगे हैं इसी सुशासन पर। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चिंता का सबब है ये जो हो रहा है राज्य में, और आपके सहयोगी हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मैं भी बोल रहा हूं कि जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए। हमारी जो गुडविल है हमारी सुशासन से है और इस तरह की घटना से होते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन करता हूं बहुत ही जवाबदेह के साथ कि सरकार सक्षम है और प्रशासन हमारा पूरी तरह से चुस्त एंड दुरुस्त है और वो कार्रवाई कर रहा है और वो कार्रवाई करके जो दोषी पकड़े जाएंगे और उनके ऊपर इतनी कड़ी सजा होगी कि वो फिर से इस तरह के दुस्साहस नहीं करेंगे। इस विश्वास 3 दिन में अगर 9 हत्याएं होती हैं तो दुस्साहस हो रहा है। एक तरह से जो फ्रीडम है, अपराधी खुलेआम इस तरह से कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं शिकंजा लॉ एंड ऑर्डर का या जो एजेंसीज हैं उनका वहां पर दिखाई देता है। साफ तौर पर जो सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, वो कारगर इस वक्त नहीं है राज्य में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं इस तरह की घटनाओं को निपटने के लिए। कुछ अपराधी ऐसे आदतन अपराधी होते हैं, कुछ पेशेवर होते हैं जो घटना घट जाती है। अपराधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी संतोष जी? कर रहा हूं उन अपराधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी? निश्चित तौर पर सरकार की है। निश्चित तौर पर सरकार की है और सरकार इसको देख रही है। सरकार सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है और हमारे डिप्टी सीएम भी गए थे, पीड़ित परिवार से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। मैं आपके माध्यम से पूरी जवाबदेही के साथ मैं कहता हूं कि सरकार उन लोगों को छोड़ेगी नहीं। आश्वासन कर आपको नहीं लगता है जिस जंगल राज को लेकर आप आरजेडी को घेरते थे, अब वही आरजेडी आप लोगों पर सवाल उठा रही है, आपकी सरकार पर सवाल उठा रही है कि ये सुशासन राज नहीं है, ये तो जंगल राज लौट आया है और ये जंगल राज नीतीश कुमार की अगुवाई में लौटा है। देखिए, वो जंगल राज का कल्पना मत कीजिए। जहाँ वो जंगल राज एक ऐसा जंगल राज था कि उसके बारे में आज भी हम लोग सोचते हैं तो अजीब सी सिहरन होती है। वो उस समय तो नरसंहार होता था, उस समय तो लोगों को लाइन में खड़ा करके काट दिया जाता था, मार दिया जाता और जो कल्पित होते थे, जो उसके दोषी होते थे, थाने में बैठे रहते थे और सत्ता के गलियारे में बैठे रहते थे। वो तो सत्ता के द्वारा पोषित क्राइम था।
ऐसा बिहार में अब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी उस जंगल राज से बिहार को मंगल राज और सुशासन का राज कायम करने में नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक पहल की और उनको पूरे सदियों तक लोग याद रखेगा इस पहल के लिए। चलिए, तो उनसे कसौटी तुलना पर नहीं करना। जो जंगल जनता राज के युवराज हैं, कसेगी अगर इस तरह मुद्दे की को बात लेकर करते हैं ज्यादा तो दूर चलिए। नहीं है चुनाव, तो इसकी जवाबदेही सरकार की बनेगी, आपकी बनेगी, और जनता के बीच जब आप उतरेंगे देखना होगा कि आप किस तरह से इसका जवाब देते हैं। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, उस पर नजर डाल देते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, और बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या की खबर आई है। इस वक्त जब हम बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और एक मंत्री इस वक्त हमारे साथ है राज्य के, तब एक खबर आ रही है कि डायन होने के शक में 5 लोगों की हत्या की गई है। बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या की गई है, ये इस वक्त की खबर है। और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था जो राज्य की है वो कहां गई। संतोष जी, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है पूर्णिया से, 4 लोगों की हत्या की खबर है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि आश्वासन है, अपराधियों की धरपकड़ तेज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं और ज्यादा संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। जी जी, निश्चित तौर पर ये जो अभी घटना आपने जो जिक्र किया और जो आपने बताया, निश्चित तौर पर घटना है बहुत ही संवेदनशील है। और इसको एक डायन होने के आज के समाज में इस तरह की घटनाएं होती है, सामाजिक स्तर पर जागरूकता की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, अंधविश्वास से दूर होने की ज़रूरत है। और ये एक तरह के तो कैपिटल क्राइम भी है। और हम लोग तो परिवार इस अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात करें, इसकी तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। आप सरकार में मंत्री हैं, सरकार के सहयोगी पार्टी हैं। जिम्मेदारी से हम भाग नहीं रहे हैं जिम्मेवारी से हम भाग नहीं रहे। निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेवारी है और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इससे भाग रहे हैं। हमारी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है जनता के प्रति। हम जब जनता ने हमें यहाँ पर बैठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम सबके की कलेक्टिव जिम्मेवारी होती है। मैंने कहा ना कि जब इस तरह की घटना होती है तो घटना के पीछे जो भी लोग होते हैं उनको दंडित किया जाता है और इसी कोशिश की जाती है कि आगे भी इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। तो इस तरह के हुआ है, अभी आपने बताया है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सामाजिक स्तर पर इसमें जागरूकता, इस घटना को मैं कह रहा हूँ कि एक तो डायन आज के समय में अंधविश्वास और इस तरह की बात से अगर भी इस तरह की वारदात होती है तो सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इस तरह घटना होती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर कार्रवाई की भी ज़रूरत है। और इसी उम्मीद में जनता सरकार की तरफ देख रही है। देखना होगा कि किस तरह से आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं इन चुनावों में इसको भुनाएंगे। देखिए, उनको भुनाने से कुछ नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं है ना। हम बिहार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं। बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। डबल इंजन की हमारी सरकार है, यहाँ पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और उनको बोलने चलिए देखना होगा जनता का आशीर्वाद इस बार मिलता है कि नहीं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं आपके कानून व्यवस्था को लेकर आपके राज्य में, वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विरोधी नहीं, जनता भी आपसे जवाब चाहती है, एक तरह से आश्वासन चाहती है, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो 3 दिन में 9 हत्याएं और अब हम जब बात कर रहे हैं तो 4 और हत्याओं की जो संख्या है इसमें जुड़ गई है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बात करने के लिए। हम बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर नीतीश सरकार को उसके सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर चुनावी पारा बिहार में चढ़ा दिया है। तो सवाल है कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था पर सहयोगी भी नीतीश को घेरने लगे हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जय जयकार के बीच चिराग पासवान की उम्मीदों का आसमान भी बड़ा होता गया। छपरा में एक सभा में जब लोगों के बीच अपने नाम की गूंज सुनी तो चिराग ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 243 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं
कि हाँ, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। छपरा में उनका ऐलान बीजेपी के सहयोग से हुआ या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए में होकर भी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इससे नीतीश कुमार को काफी घाटा हुआ था, लेकिन इस बार वो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। तो क्या फिर चिराग अपने राम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर इस ऐलान के पीछे एनडीए की कोई रणनीति है? ये सवाल आने वाले दिनों में तेज होंगे, लेकिन एक सवाल चिराग पासवान पर भी है। एक हफ्ते पहले ही एनडीए से चिराग पासवान ने कहा था कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन आज उनकी भाषा पूरी तरह बदल गई है। एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन के भीतर का ये चर्चा है और इसको लेकर ये फैसला हो चुका है। चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। क्या चिराग पासवान उसी एनडीए से बागी हो रहे हैं जिसका वो हिस्सा हैं? जिस एनडीए की मोदी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उससे ही दूरी बना रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान सत्ता में होकर विरोधी दलों की भाषा बोलने लगे? क्या बिहार में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ चिराग पासवान का ये आक्रोश है? क्या नीतीश कुमार से पुरानी अदावत के कारण चिराग ने नई भारत की घोषणा कर दी है? नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए एनडीए पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना चिराग को बार बार बिहार विधानसभा के चुनाव की तरफ धकेल रहा है? चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार में राजनीतिक खलबली मचा दी है। आप सुनिए कि सहयोगी बीजेपी से लेकर आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट क्या कह रहे हैं। एनडीए की जीत के बाद श्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो जहां तक चिराग पासवान जी के 243 सीट पर चिराग बनकर लड़ने की बात है, हमें इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि वह एनडीए के लिए हर एक सीट पर उतनी ही मजबूती से अपने गठबंधन के लिए लड़ेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करेंगे। उनकी मंशा बिहार में विकास की गति को और तेजी प्रदान करना है। इसलिए आप कोई भ्रम न पाले कि कहीं से भी एनडीए को नुकसान देने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये फैसला उनको लेना है, लेकिन बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है। श्री चिराग पासवान जी को तो कोई तवज्जो एनडीए में नहीं मिल रहा है। जो 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में, बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। अगर श्री चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो पहले एनडीए का साथ छोड़ना चाहिए। चिराग पासवान जी कह रहे हैं तो कायदे से तो उनको सबसे पहले एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए। मंत्रिमंडल की सरकार तो वे एनडीए की है, अब ये कह देने से कैसे आप बचिएगा? सरकार तो आप ही की चल रही है वहाँ, भले इस समय आपके कोई मंत्री और विधायक बिहार में नहीं है, लेकिन लोकसभा में तो है। सरकार तो डबल इंजन की कहलाती है, तो बिहार का इंजन फेल कर गया और तब दिल्ली वाला इंजन बहुत ठीक चल रहा है, ये कहना तो मानेगा नहीं। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार पर कानून व्यवस्था के बहाने ही सही चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ही लगता है कि कानून व्यवस्था का सवाल बिहार चुनाव में अहम मुद्दा हो सकता है। चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए।
मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पटना शहर में उस तरह से हत्या हो जाए और जो खबर है कि पुलिस भी काफ़ी देर से वहाँ पहुँची, यह ठीक नहीं है। और ख़ास करके जो एनडीए का शासन सुशासन के रूप में जाना जाता रहा है, उस दृष्टि से तो और भी यह गलत है। लेकिन घटना तो हो गई है, तो प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर प्रशासन तत्पर है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान लिया है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश सरकार पर जो दो सहयोगी सवाल उठा रहे हैं उनकी विधानसभा में सदस्यता नील बटे सन्नाटा है। लेकिन चुनाव के बाद अपनी मजबूत स्थिति की उम्मीद सबने बांध रखी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो चिराग पासवान को लेकर बिहार की सियासत में हड़कंप है। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे। चिराग पासवान जी क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते ये तो खुद ही बताएंगे। अब वो उनका मांझी जी का लड़ाई सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं वो हमको नहीं पता। सीट वाला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं पता। बिहार से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हमको नहीं पता। किसके हनुमान हैं किसके क्या हैं ये भी हमको नहीं पता। चिराग पासवान जी के पास एक बात तो तय है कि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बढ़ रहा है अपराध पे कमेंट करेंगे लेकिन सरकार का समर्थन करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करेगा आरक्षण को खत्म करेगा बाबा साहब को गाली देगा उसके साथ खड़े रहेंगे। इनको अपने से मतलब है। इन लोगों को सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है। बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। देखिए चिराग पासवान एनडीए के मजबूत साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और इकट्ठे होकर लड़े हैं। इसलिए बिहार में हम लोग 30 सीट जीते हैं। इस बार भी वो एनडीए के साथी के तौर पे 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। मतलब गठबंधन की कौन सीटें किसके पास जाती है वो अलग है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो 243 पर ही अपनी ताकत को लगाएंगी और इकट्ठे होकर हम लोग लड़ने वाले हैं और 200 से ज़्यादा सीट बिहार में। और इसी मुद्दे पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। मनोज जी बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के लिए आपने वक्त निकाला है। चुनावों से ठीक पहले आप लोगों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जंगल राज वर्सेस सुशासन राज। बिहार के चुनाव में बिहार में आए दिन हो रही हत्या डकैती बलात्कार मतलब फेलियर ही नहीं कहूंगा, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि एक तरह से मैं ये कहूं कि सरकार नाम की जो एक एकता होती है, जो आइडेंटिटी होती है, वो कॉन्स्पिक्युअसली एब्सेंट है। तो जाहिर है बिहार के लोग आसमानी मुद्दे तो ढूंढेंगे नहीं, जमीन के मुद्दे, सुरक्षा सरोकार के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े वैसे मुद्दे, छात्र युवाओं को प्रोत्साहन राशि मिले, उनको रिलीफ मिले और वो मुद्दे। तो अगर आप सम टोटल देखें तो एक लकीर बड़ी महागठबंधन में तेजस्वी जी ने खींच दी है। और जाहिर तौर पे कल जो घटना हुई या परसों जो हुई या कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में जो हुई, उस घटना से हम तो ये जरूर समझ रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी संभवतः या तो वो कुछ जान नहीं रहे हैं तो वो चिंता का विषय है, और अगर उनके जानने के बावजूद ये हो रहा है क्योंकि दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है, तो ये सामूहिक चिंता का और बड़ी चिंता का विषय है। जंगल राज आप लोग इस वक्त कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 1997 में हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, तब लालू जी की सरकार थी वहां पर।
पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कचरे के ढेर, पटना की एक नगरीय आबादी में पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा था। लेकिन हाँ, परसेप्शन मैनेजमेंट लालू जी की कला नहीं थी। इमेज बिल्डिंग लालू जी को आया नहीं, वो कभी हायर नहीं करते थे। लालू जी डिड नॉट हैव अ जोशी जी टू राइट हिज स्क्रिप्ट एंड सेंड इट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल में कोई दिक्कत थी, वैदिक काल में कोई दिक्कत है, तो क्या आज के गोपाल खेमका जी के परिवार को या मुजफ्फरपुर की उस प्यारी बच्ची के परिवार को जाके हम कहें अरे यार 20 साल पहले ऐसी घटना हुई थी जी। मैं समझता हूं ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और मैं उस टिप्पणी पर और टिप्पणी दे करके उसको लेजिटिमेसी नहीं देना। चुनावी मौसम है तो हमको और जो बाकी चुनावी मुद्दे हैं उस पर भी आपसे कुछ प्रतिक्रियाएं चाहिए। ताजिया का जुलूस लालू जी के आवास पर पहुंचा था, तो ये आप जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, परसेप्शन है या फिर 24 सीटें जो हैं, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं राज्य की, उस पर नजर है? मैं एक बात जरूर कहूंगा, मुहर्रम को समझने के लिए ना एक किताब बिना सलाह के बता रहा हूँ, राहीम मासूम रजा, उन्होंने महाभारत की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। आधा गांव एक खूबसूरत किताब है। कल ही मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे कि मुहर्रम का मैसेज क्या है वो डाला था, और पहली बार ताजिया लालू जी के घर पे नहीं आया। मैं आपको एक बात बता दूं, अब तो ये हिंदुस्तान थोड़ा बदलने लगा है सिकता जी। मेरे बचपने में ताजिया में कंपटीशन हुआ करता था मोहल्ले मोहल्ले का। मेरे बाबूजी गुल्लक लेके बैठते थे। हम हिंदू परिवार थे, लेकिन ताजिए पे जाके मन्नत मांगने की परंपरा सबों की थी, कोई फर्क नहीं था। अब ये देश अद्भुत बन रहा है, जहां आए दिन वेशभूषा, खान पान, इवन टेलीविजन चैनल्स पे जो लोग आके बैठते हैं और जो अलग अलग भाषण देते हैं आकर के, आज उनकी शब्दावली को देखता हूं तो मुझको लगता है कि अगर आज गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया वापस आएंगे तो कहेंगे ये तो बड़ा बेगाना सा मुल्क हो गया। तो मैं समझता हूं अगर कहीं हिंसा हुई तो ये राज्य सरकार का काम है जी। लेकिन किसी भी धर्म, और एक आखिरी टिप्पणी करूंगा कि धार्मिकता और धर्मांधता में इस देश में हमेशा फर्क रहा। हम धार्मिक देश हैं, धर्मांध देश नहीं है। इन दिनों एक परंपरा चल पड़ी है कि हर धर्म में एक सेट ऑफ पीपल जिनको प्रमोट किया जाता है, वो दूसरे धर्म के बारे में विष उगलें, वो अपने अपने धर्मों के हीरो की तरह प्रस्तुत होते हैं। आज से 20 वर्ष पूर्व मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि टेलीविजन के प्राइम टाइम पर कोई बाबा, कोई मौलाना, कोई इस तरह का व्यक्ति अलग अलग मजहब का आकर के और कोई भी बयानबाजी करके निकल जाए जो कि संविधान के मर्म से भी विपरीत हो। बयानों की बात कर रहे हैं तो एक बयान तेजस्वी यादव का भी है, वक्फ कानून को कूड़े में डालने का। तो ये क्या है, ये राजनीति है? सिक्ता जी, मैं आपको एक बात कहूं, एक पॉपुलर मुहावरा होता है कि somebody shall be thrown in the dustbin of history। हमने खुद यूज किया है, ये एकेडमिक राइटिंग में भी यूज होता है, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। मैं एक आपको और टिप्पणी को, उन्होंने जो कहा कूड़ेदान में, वो कूड़ेदान वहां प्रतीक है। अब ये देखिए, फार्म लॉज पास हुआ इसी पार्लियामेंट से, हमने हाथ जोड़ के विनती की थी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सबसे कि भाई इसको और विमर्श करिए, लेकिन नहीं। सड़कें रोशन हुई, गांव गली रोशन हुए, तो कहां गया वो कानून? प्रधानमंत्री जी ना अगर प्रतीक के रूप में देखें तो उसको अबेयंस में, डस्टबिन में डाल दिया। तो कभी कभी प्रतीक में उलझ के मौलिक विषय के मर्म, और वक्त पे माफी के साथ कहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमोबेश वही सवाल पूछे जो सवाल हमने सदन के अंदर पूछे, और मुझे बेहद उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रोशनी का एक चिराग आए। चलिए, आपने अपनी बात रखी कि इसके पीछे का क्या प्रतीक था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कुछ दो प्रतिक्रियाएं मुझे आपसे जल्दी चाहिए। पहला सवाल तो यही कि चिराग पासवान सभी सीटों पर अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और इस बीच जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी चिंतित हैं वो। तो किसका नफा नुकसान होगा इस तरह के बयानों से, इस तरह के कदम से? लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता व्यक्त करने के साथ साथ संभवतः एक जुड़ा हुआ वाक्य था कि सारी सीटों पे लड़ेंगे। अब सारी सीटों
का निहितार्थ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर चिंतित हैं तो वो कैबिनेट में मिनिस्टर है, मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर है, स्वयं को हनुमान कहते हैं गाहे बगाहे मोदी जी का। तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से सीधे हस्तक्षेप की मांग करके लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रेस के समक्ष चिंता है उसको जमीन पे उतारा जाए। वो ये एनडीए को देखना है कि वो सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या करते हैं। हमारी ओर से हमारा मानना है कि 2-3 गठबंधन सहयोगी भाजपा के जो है बिहार में, उन सब की स्क्रिप्ट दिल्ली दरबार में लिखी जा रही है और कभी कभी स्क्रिप्ट आपस में झगड़ बैठते हैं, लिपियां मैन्युस्क्रिप्ट आपस में झगड़ बैठते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। एक आखिरी छोटा सा सवाल, एसआईआर को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर हैं, कितनी जल्दी राहत चाहते हैं क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज के दिन में पूरे देश की चिंता का विषय है, खास करके बिहार की चिंता का विषय है। मैं बार बार कह चुका हूं, बिहार इज द मोस्ट डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट। दस्तावेज की उपलब्धता अगर देश में कहीं भी सबसे कम है तो बिहार में है। वहीं पर आपको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये सिर्फ 11 दस्तावेज चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। 22 वर्ष बाद वहीं से आपने कराने का फैसला किया और माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने हम लोगों के समक्ष कहा कि 20% लोग बिहार के बाहर रहते हैं, तो आप शुरुआत से ही कंजेक्चर आपका है कि वो डाउटफुल वोटर्स हैं। 25 दिन में किससे संभव है ये सारे डॉक्यूमेंट जिनको आप मानते नहीं हैं, उनके अलावा कुछ मानेंगे नहीं। तो मैं समझता हूं इंक्लूजन का ये मैकेनिज्म नहीं है, एक्सक्लूजन का मैकेनिज्म है। और खास करके वैसे चुनाव आयोग की ओर से जिन्होंने अपने पदभार ग्रहण में कहा था कि हमारे सारे निर्णय कंसल्टेशन के आधार पे होंगे, ये डिफाइंस है आर्टिकल 327-26 का भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का भी। और इतनी डिफाइंस के बाद हम हाथ जोड़ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गए हैं कि वोट से जो भी एक व्यक्ति वंचित होता है वो जो वंचित होगा वो लोकतंत्र को कमजोर करेगा। और उसी संदर्भ में हमने दाखिल किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैंने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज झा हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था की तस्वीर उस वक्त भी सामने आई जब कई शहरों में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा की खबरें आईं। कटिहार, गोपालगंज और दरभंगा में खूब बवाल हुआ और फिर सवाल उठा कि उस हिंसा के पीछे कहीं कोई सियासी प्रयोग तो नहीं। ये तस्वीरें कटिहार की, किसी के हाथ में लाठी है तो किसी के हाथ में डंडा। कभी पुलिस पर हमला किया जा रहा है तो कभी पुलिस उपद्रवियों को दौड़ा रही है। ये नौबत तब आई जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल उपद्रवियों के एक मंदिर पर पथराव की खबर शहर में फैली। बताया जा रहा है कि जुलूस देखने आए लोगों पर भी पत्थर फेंके गए। पुलिस और प्रशासन को हालात पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ताजिए का जुलूस जा रहा था और उसमें से असामाजिक तत्वों ने अचानक निर्दोष और जो दर्शक के रूप में मोहल्ले के लोग खड़े थे उन पर बिना कारण हमला किया और पत्थरबाजी की, जो घोर निंदनीय है। अब गोपालगंज चलिए। शहर के जंगलिया मोड़ पर मुहर्रम के जुलूस में शामिल 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाईं। मारपीट और भगदड़ का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरी वारदात में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस दोनों पक्षों के साथ पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। मुहर्रम के दौरान एक तस्वीर दरभंगा से भी आई, जहां आपसी विवाद में 2 गुट भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया और लोगों से शांति की अपील की है। मोतिहारी में ताजिया जुलूस के बाद पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे समुदाय पर हमला किया। 32 साल के अजय यादव की हत्या कर दी गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। दरभंगा में भी हुआ कि 2 गुट 2 ताजियां ही आपस में उलझ गए और हल्की फुल्की चोटें आई है। कटिहार में जो मंदिर के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था तो करीब 70-80% लोग गुजर गए थे, लेकिन उसमें कुछ जो नौजुवक थे जो वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की घटना की है। उसके बाद पुलिस डीएमएसपी स्वयं वहाँ पे जा कर के घटना को निवारित किया और कल रात में 4 बजे
सभी जुलूसों को पहलाम किया गया। कटिहार, गोपालगंज, दरभंगा और मोतिहारी से मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं कि ये संयोग है या फिर सियासी प्रयोग। सवाल इसलिए कि वक्त चुनाव का है और तेजस्वी यादव गांधी मैदान में वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने का ऐलान कर चुके हैं। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के वक्फ दांव के फौरन बाद मुहर्रम के त्योहार की शुरुआत होती है और ताजिया का जुलूस लालू आवास पहुंचता है, जहां लालू एक एक करतब को बड़े आराम से निहारते हैं और फिर राबड़ी देवी ताजिया के आगे सिर नवाती हैं। दरअसल बिहार के 4 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% या इससे ज्यादा है। उन जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। वो जिले हैं किशनगंज, जहां 68% मुस्लिम आबादी है और 4 विधानसभा सीट। कटिहार में 44% मुस्लिम है और 7 विधानसभा सीट। अररिया में 47% मुस्लिम है और 6 सीटें। पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं और सीट हैं 7। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक हमेशा से MY यानी कि मुसलमान यादव रहा है। पिछले कुछ चुनावों में आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी है, लेकिन इस बार शायद तेजस्वी ने गेम प्लान तय कर रखा है। शहरवासियों से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से। और अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। मुंबई में MNS के लोग हिंदी ना बोलने पर दूसरों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला एक मराठी लड़की का है जिसने ऐसी हरकत का विरोध किया तो उसके साथ भी बदसलूकी हुई। ये वीडियो संजय निरुपम ने जारी किया है। स्टार्टिंग से बताएं कि क्या हुआ, आपको कैसे पता चला, कुछ हंगामा हुआ बाहर, आप बाहर थे कि अंदर थे शॉप के, एक्चुअली में सीन क्या हुआ? कल रात की अगर आप बात कर रहे हो, कल रात शॉप के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात को गोरेगांव से मैं अपने घर के लिए यहाँ के लिए आ रही थी तो रास्ते में एक कार इनोवा डब्बा, सेकेंड हैंड डब्बा, वो बार बार मेरी कार को मारे जा रहा है। एक बार उसका धक्का लगा, मैंने कहा चलो ओके कोई बात नहीं, उसने टक्कर मारी। आगे जाके उसने मुझे फिर से टारगेट किया। और ये हाईवे पे हो रहा है? ये हाईवे पे नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे नहीं पता। ये यहाँ से मेरे घर के लिए आने के लिए एक छोटी सी गली आती है, मैं वहां से आई हूँ, छोटी सी जो गली है, और वहां से मुझे मेरे पीछे कब से वो टारगेट कर रहे थे मैं नहीं जानती, बट वो जो गली है ना वहां बहुत इजी था टारगेट करना, क्योंकि वहां पे एक टाइम पे एक ही कार निकल सकती है। और आपको तब लगा था कि ये कोई MNS बंदा है जो मुझे टारगेट कर रहा है? आपको कोई शक हुआ था? उस टाइम देखिए, जैसे कि 2 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ है ना, बिल्कुल जब मेरी गाड़ी को मारा गया तो मैंने फटाफट सबसे पहले अपने ड्राइवर को बोला कि क्या हमारी गाड़ी लॉक है, तो उसने बोला गाड़ी लॉक है। तो पैनिक इतनी हो गई थी ना सिचुएशन, मैंने कहा ये है कौन, समझ में नहीं आ रहा है। फिर देन उसके बाद 2 कांस्टेबल मुझे दिखे, मैंने उनको हेल्प मांगी कि सर मेरी गाड़ी को कोई मारे जा रहा है बार बार, प्लीज आप मेरे साथ चलो। वो गाड़ी में बैठे, बहुत, मैं वही कह रही हूँ कि मैं मुंबई पुलिस को थैंक यू बोलती हूँ। एंड देन हम लोग फिर जब पुलिस वाले मेरे गाड़ी में बैठे हुए थे, उसके बावजूद मेरे गाड़ी को मारा गया उनके सामने। उन्होंने कोई एक्शन लिया उस पर? बिल्कुल, वो उसको जब वो रोक रहे थे वो रुक नहीं रहा था, फिर वो गाड़ी लेके भाग गया। आगे जाके उसको रोका गया जैसे तैसे, एंड जब वो पुलिस वाले नीचे उतरे, सबसे पहले उन्होंने बोला गाड़ी की चाबी दे, वो गाड़ी की चाबी नहीं दे रहा था। उसकी आईडी कार्ड्स ले ली, तब पता चला कि उसका नाम राहिल शेख है। एंड मुझे देखने के बाद तो वो सीधा गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया उसने। और तभी आपने वीडियो बनाना चालू किया जिसमें आपने दिखाया कि वो क्या आपको लगता है कि वो नशे में थे? जी, वो ड्रंक थे और वो कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ड्रंक थे, वो अधनंग थे,
उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, वो बहुत गंदी पैंट भी नीचे की तरफ जा रही थी, पूरी अंडरवियर अंदर से नजर आ रही थी। उसको ये याद नहीं है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, बट उसको ये याद है कि मेरा बाप कौन है। आप उसके बाद क्या हुआ? क्या आप पुलिस स्टेशन गए, उनको लेके जाया गया एफआईआर के लिए? हाँ जी, वहां पे जब रोड पे बहुत सारा हंगामा हुआ, जब उसने मुझे बहुत गालियां दी, मुझे धमकाया गया कि तुझे मैं देख लूंगा, मैं मनसे का हूँ, मेरा बाप मनसे के उपाध्यक्ष है, तू थाना चली जा, वहां तुझे पता चलेगा कि हम लोग कौन हैं, तू राज ठाकरे के घर जाके तेरे पैसे लेके आ, जो तेरा नुकसान हुआ है। फिर हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वालों को भी गालियां दे रहा था। और आपने ये भी बोला कि वो बदतमीजी से बैठे थे। वो बदतमीजी से बैठे थे, उसने अपना पैर पुलिस वालों के टेबल के ऊपर रख दिया, जहां पे वो लैपटॉप लेके स्टेशन हाउस में, उसने स्टेशन हाउस के टेबल के ऊपर अपना पैर रख दिया कि तुम लोगों को पता नहीं मेरा बाप कौन है, अभी मेरा बाप यहाँ पे आएगा तो तुम सबको खरीद लेगा। इसका क्या रिएक्शन था? पुलिस कुछ की इसके बारे में? पुलिस बहुत अग्रेसिव हो गई थी उस टाइम, पर खैर अभी कायदा बहुत चेंज हो गया है तो उनको भी बहुत तरीके से करना पड़ता है। उसको बहुत लोगों ने पकड़ लिया, बहुत पुलिस वालों ने पकड़ के एक कॉर्नर में उसको दबा दिया था। 2-3 दिन से ये जो चल रहा है, क्या आपको अपनी सेफ्टी के लिए डर लगता है? मुझे बहुत डर लगता है। हमारे घर पे शाम को 5 बजे, आपको लोगों को पता ही है, अंडे वाला आता है, तो जब बेल बजती है ना, मुझे उसमें भी डर लगता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं घर से बाहर निकलूं या ना निकलूं, मुझे इस एक मराठी लड़की को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक मराठी लड़की ने परप्रांतीय लोगों के लिए आवाज उठाई। अब क्या करने वाले? अब तो एफआईआर हो गया है, लेकिन उनको छोड़ दिया गया है, हमने सुना। जी, मुझे भी अभी पता चला कि उनको मेरे जाने के बाद तुरंत नोटिस पे छोड़ा गया है। हम सुन रहे थे राजश्री मोरे को, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और शिकार हुई हैं वो भाषा को लेकर जो गुंडागर्दी इस वक्त मुंबई में चल रही है उसकी, और अपना पूरा जो अनुभव है वो बता रही थी।